हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन, हिंदी में इसे कहेंगे श्वसन। इससे पहले मैंने फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। वो भी प्रकाश संश्लेषण और रेस्पिरेशन में से आपको जो है एक क्वेश्चन या 1.5 क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। ये दोनों ही चैप्टर्स फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ शुरू करते हैं श्वसन यानी रेस्पिरेशन। ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और मैंने लिखा है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। कैटाबॉलिक मतलब यहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन होता है, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी बाहर निकलती है, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीकरण होता है। इसलिए यहाँ लिखा है कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा की विमुक्ति को श्वसन कहते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन। ध्यान रखिएगा कि रेस्पिरेशन में, श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है और एटीपी का जो है निर्माण होता है या संचयन होता है। ओवरऑल इक्वेशन मैंने यहाँ दी है, ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O और जो है एनर्जी एटीपी के रूप में बाहर निकलेगी प्लस 6 H2O। और पूरी इक्वेशन आप देखो बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। रेस्पिरेशन जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले एग्जाम में कितनी बार शॉर्ट नोट भी आता है RQ। इसका एक्सपेरिमेंट भी आप फिजियोलॉजी में करोगे क्लास में। तो RQ मतलब रेस्पिरेशन क्वोशिएंट, हिंदी में इसे कहेंगे श्वसन गुणांक। ये शॉर्ट नोट आ जाता है। तो क्या होता है RQ, आप देखिए लिखा हुआ RQ जो है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज इक्वल टू कितनी कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त हुई है और डिवाइडेड बाय जो है अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन। मतलब निश्चित ताप और दाब पर एक निश्चित भार वाले ऊतक से इकाई समय में विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को RQ कहते हैं। अब कितनी बार एग्जाम में जो है शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स का RQ कितना होता है। अब ये इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का RQ कितना होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स का RQ कितना होता है, तो इक्वेशन द्वारा आपको दिखाया गया है। हमेशा देखिए कोई से भी कार्बोहाइड्रेट हो, जैसा कि इस इक्वेशन में बताया है फर्स्ट इक्वेशन में कि हमेशा जब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो उनका RQ जो है हमेशा जो है 1 होता है या यूनिटी होता है। तो जब सबस्ट्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो उनका RQ हमेशा 1 होता है, यूनिटी होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा मोर देन 1, एक से ज़्यादा इनका RQ होता है। यहाँ तो इक्वेशंस द्वारा मैंने समझा दिया है। इसी प्रकार आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो फैट्स का RQ होता है हमेशा लेस देन 1 होता है और प्रोटीन्स का RQ जो है वो 0.79 के आसपास यानी अप्रॉक्सीमेटली होता है। इस तरह एग्जाम में कितनी बार फिल अप द ब्लैंक पूछ लेते हैं RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स और फैट्स और प्रोटीन्स का। जनरली ये रिक्त स्थान भरों में आ जाता है। अब रेस्पिरेशन में इम्पॉर्टेंट क्रिया है, मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है बच्चों, ध्यान से, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ग्लाइकोलिसिस। तो इसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, आप इक्वेशन देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो कन्वर्टेड होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। यहाँ जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। ग्लाइकोलिसिस को क्योंकि ये कोशिका द्रव्य में होता है इसलिए हम इसे साइटोप्लाज्मिक पाथवे भी कहते हैं। कितनी बार एग्जाम में साइटोप्लाज्मिक पाथवे पूछ लेते हैं क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस और साइटोप्लाज्मिक पाथवे एक ही प्रोसेस है क्योंकि ये कोशिका द्रव्य में होता है। और ये भी पूछते हैं
ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। सेकंड जो है, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं। थर्ड पॉइंट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन नहीं होता। फोर्थ पॉइंट आप देखिए, इसे हम EMP पाथवे भी कहते हैं, यानी एम्बेडेड मेयरहोफ पैरानस पाथवे इसे कहा जाता है आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवरर्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप अब देखोगे ग्लाइकोलिसिस के पूरी प्रक्रिया आप देखोगे जितने भी चरण हैं वो सभी रिवर्सिबल हैं, यानी उत्क्रमणीय हैं। केवल स्टेप फर्स्ट, थर्ड और 10th जो स्टेप है उसको छोड़ के जितने भी इसमें चरण हैं सभी रिवर्सिबल हैं। ये 3 चरण जो हैं फर्स्ट, थर्ड और 10th ये इरिवर्सिबल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ ATP का निर्माण हुआ है, कहाँ कहाँ ATP यूटिलाइज हुए हैं और कहाँ NADPH2 का निर्माण हुआ है। तो जब आप ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया पढ़ोगे तो ध्यान रखना कि शुद्ध लाभ ATP का कितना हुआ है, लिखा हुआ है मैंने 2 ATP, कुल लाभ जो है 8 ATP, शुद्ध लाभ 2 ATP और 2 NADPH2 का निर्माण हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है आपको दिखा रखा है इस एरो डायग्राम में, ये पायरुविक एसिड के अंदर इसका निर्माण हो गया है। तो ये डिपेंड करता है कि अब पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक ये कॉमन पाथवे है, चाहे वायवीय हो चाहे अवायवीय श्वसन हो। ये ग्लाइकोलिसिस जो है दोनों के लिए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ये दोनों के लिए कॉमन पाथवे है। तो ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगी। तो जब ऑक्सीजन मिलेगी तो वायवीय श्वसन होगा, जिस वायवीय श्वसन के अंदर जो पहला कंपाउंड है यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण होगा। और एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगी और क्रेब्स साइकिल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होगा। और ध्यान रखिए जब पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा तो इसका पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा। यदि दूसरी तरफ देखिए, अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिली, यहाँ लिखा हुआ है मैंने ऑक्सीजन एब्सेंट, यानी अवायवीय श्वसन होगा जहाँ अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। और जो है जब अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH मैंने लिखा है ऑब्लिक लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। इनके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जो है वो बाहर आएगी। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का श्वसन होगा पायरुविक एसिड पे, इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो वायवीय श्वसन, नहीं मिलेगी ऑक्सीजन तो अवायवीय श्वसन होगा। अब यहाँ आप देखिए डिफरेंट स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस के, इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं। स्टेप्स का मैंने 1 से लेके बच्चों 10 तक इसको बताया गया है। पहला स्टेप देखिए, ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेस की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होगा और यहाँ पर आप ये स्टेप नोट डाउन करेगा, 1 ATP का निर्माण होगा। सेकंड स्टेप में बच्चों देखियो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में का निर्माण करेगा और यहाँ पर जो है एंजाइम आइसोमरेज जो है वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगी। थर्ड स्टेप देखिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करेगा और जो एंजाइम कार्य करेगी वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और देखो बच्चों ये भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ भी एक ATP यूटिलाइज होगा। फर्स्ट स्टेप में 1 ATP यूटिलाइज हुआ है और सेकंड स्टेप में भी 1 ATP यूटिलाइज हुआ है। ठीक है, ये दोनों स्टेप में आप देखो मैग्नीशियम आयंस भी जो है वो साथ में काम आए हैं। तो ये तो हुआ बच्चों थर्ड स्टेप, जहाँ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण हो गया और अब तक 2 ATP जो हैं वो यूटिलाइज हुए हैं। अब ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट आप देखिए बच्चों, फोर्थ स्टेप, एल्डोलिज एंजाइम की उपस्थिति में 2 केमिकल कंपाउंड्स का निर्माण होगा और वो हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड
और डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बच्चों ये दो कंपाउंड्स जो हैं वो इंटरकन्वर्टेबल मतलब आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, और जो एंजाइम जो कार्य करेगी वो है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। और यहाँ मैंने बच्चों कितने कार्बन कंपाउंड हैं वो लिख रखा है। ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। अब आप इधर आ जाइए, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 5वां स्टेप देखिए। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में, केवल ये स्टेप जो है नॉन एंजाइमेटिक है, यहाँ पे एंजाइम जो है कार्य नहीं करेगी, केवल एक ही स्टेप है जो नॉन एंजाइमेटिक है। और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण करेगा। और ये 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और ध्यान रखना इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निर्माण होंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होगा, और उसमें आप देखिए 6 स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ 2NADPH2 या 2NADH2 जो है बाहर आएंगे, निकलेंगे। और ये जो प्रोसेस 6 जो स्टेप है या चरण है, इसमें ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। एक चीज़ बच्चों ध्यान में रखेगा, जब भी NADPH2 या NADH2 का निर्माण होता है, वहाँ आपको एंजाइम अगर कुछ भी ध्यान नहीं आए तो उसमें आप डिहाइड्रोजनेज नाम केवल लिख दीजिएगा। जहाँ भी NADH2 का निर्माण होता है वहाँ एंजाइम डिहाइड्रोजनेज जो है वो कार्य करती है। तो यहाँ 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण हो गया है और 2 NADH2 बाहर आए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप में ये 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 7वां स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ 2 ATP जो हैं वो बाहर आए हैं, 2 ATP का निर्माण हुआ है। पहले 2 ATP यूटिलाइज हुए थे, यहाँ पर 2 ATP बाहर आए हैं, और एंजाइम जो काइनेज जो है वो इस रिएक्शन में कार्य करेगी। अब आप आ जाइए 8th रिएक्शन की तरफ, जहाँ थी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2PGA यानी 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करेगा। ये 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है एंजाइम एनोलेज की उपस्थिति में 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का निर्माण करेगा। और ये 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड नेक्स्ट स्टेप में जो है पायरुविक काइनेज की उपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का निर्माण करेगा। तो लास्ट में आप देखिए, हमने ग्लूकोज से स्टार्ट किया था और लास्ट स्टेप में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं का निर्माण हो गया है। तो आप देखिए बच्चों, ये स्टेप जो है लास्ट स्टेप भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी 2 ATP जो हैं वो बाहर आए हैं। तो 2 ATP तो यूटिलाइज हुए हैं और 4 ATP जो हैं उनका निर्माण हुआ है। आप देखिए कि शुरू में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। एक चीज़ बच्चों और ध्यान रखिएगा, 1 NADH2 इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखिएगा, Na3 इज इक्वल टू 3 ATP। तो यहाँ 2 NADH2 बाहर आए हैं तो इज इक्वल टू 6 ATP। और मैंने फर्स्ट पेज पे आपको बता दिया है कि ATP टोटल नेट गेन कितने हैं, कितने ATP निकले हैं, कितने यूटिलाइज हुए हैं, और टोटल नेट गेन जो है ATP का कितना है। और यहाँ पे मैंने लिखा है इस चक्र को, इस साइकिल को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस और EMP पाथवे और साइटोप्लाज्मिक पाथवे, और इसे हम कॉमन पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के लिए कॉमन है। तो बच्चों ये हुआ आपका रेस्पिरेशन का फर्स्ट चैप्टर, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। और एक चीज़ और मैं आपको कह दूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आप सबको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अभी आप समझ नहीं रहे हो बच्चों, इस बात को समझो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आपको ये ज़रूर, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको लाभ होगा। और इसको चैप्टर को आप जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप आके
पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करूँगी क्रैब साइकिल। थैंक यू।